हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, चंद्रपाल डरसीना, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक समाजीकरण की। राजनीतिक समाजीकरण क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण को समझने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि समाजीकरण क्या है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बच्चा समाज में जन्म लेता है तो वो किसी भी प्रकार की चीज़ों को सीख कर नहीं आता। वो जो कुछ भी सीखता है वो यहीं समाज में आने के बाद ही सीखता है। परिवार के माध्यम से सीखता है, पड़ोस के माध्यम से सीखता है, विद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से सीखता है। तो जब वो जन्म लेता है तो वो सभी प्रकार के प्रभाव और दबाव से मुक्त होता है। उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज़ की तरह होता है जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, परिवार से विद्यालय में आता है, विद्यालय से समाज में आता है और उसके मन और मस्तिष्क पर तरह तरह के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग तरह की बातें सुनता है और उनको अलग अलग तरीके से वो स्वीकार करता है और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क की ये जो कोरी स्लेट है या उसका जो उसके मस्तिष्क रूपी जो कोरा कागज़ है वो धीरे धीरे भरने लगता है और ये इसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया केवल समाजीकरण तक ही सीमित नहीं है या हम कहें कि सिर्फ समाज की गतिविधियों को सीखने तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक समाजीकरण की ओर भी अग्रसर होती है। वर्तमान युग की अगर हम बात करें तो वर्तमान युग राजनीति प्रधान युग है। व्यक्ति और समाज का कोई भी पहलू राजनीति से अछूता नहीं है। व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो राजनीति से स्वयं को पृथक नहीं कर सकता। और राजनीति भी केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली अभी महत्वपूर्ण शासन प्रणाली के रूप में मानी जाती है। इसीलिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की भागीदारी राजनीति में होती है और यही कारण है कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो अपने आप को राजनीति से पूर्णतः पृथक रखने का दावा भी क्यों न करे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो राजनीति में रुचि रखता ही है। इसीलिए कहीं पर भी ग्रुप में बैठे लोग, पान ठेले में बैठे लोग, नाई की दुकान में एकत्रित लोग या चाय की दुकान में चाय का आनंद लेते लोग अक्सर राजनीतिक मामलों पर बहस करते हुए पाए जाते हैं। और इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि लोगों का राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। मतलब हर उस जगह पे जहाँ पर भीड़ है या जहाँ पर 8-10 लोग इकट्ठा हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री के कार्य पर चर्चा करेंगे, कभी वो विपक्ष की भूमिका पर चर्चा करेंगे। तो जितनी उनकी समझ होती है उतना वो उस पर चर्चा करते हैं और उस आधार पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब राजनीतिक गतिविधियों को वो समझते रहते हैं। उनकी जो कोरी किताब है उस पर कुछ न कुछ अंकित होता रहता है। अब हम देख लेते हैं समाजीकरण का अर्थ क्या है सबसे पहले, बाद में हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय को सीखने के लिए कोई ना कोई औपचारिक संस्था होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उस तरीके से विषय चूज़ करके मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता है। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। इसी प्रकार से अन्य किसी प्रोफेशन में जाना है तो उसको विद्यालय विश्वविद्यालय से कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त करनी होती है। लेकिन यहाँ पर समाज में ऐसा कोई विद्यालय या विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति को व्यवहार का प्रशिक्षण दे। इसलिए व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से और विद्यालय में जिन लोगों के बीच वो उठता बैठता है उनसे वो कुछ न कुछ सीखता है। परिवार में वो सबसे पहले कुछ सीखता है, उसके बाद शैक्षणिक केंद्र में सीखता है,
जहाँ उसका उठना बैठना चलना बोलना होता है, जहाँ पर उसको बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो समाज के अलग अलग पक्षों से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो अपने आप को बदलते हुए फिर समकालीन नियमों के अनुसार ढालता चला जाता है। अपने आप को समय के साथ बदलते समाज के मूल्यों के अनुसार ढालना ही समाजीकरण है। वास्तव में समाज में रहना या व्यवहार करना व्यक्ति समाज से ही सीखता है। धीरे धीरे वो सामाजिक प्राणी के रूप में परिणित हो जाता है। इसी क्रम को समाजीकरण कहते हैं। इस समाजीकरण के क्रम के द्वारा व्यक्ति का समाज से संबंध स्थापित होता है। अब समाजीकरण की ये प्रक्रिया तो हमने समझ ली कि वो समाज के आचार व्यवहार को समझता है, लोगों से किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को सीखता है। ये समाजीकरण की प्रक्रिया है। इसमें परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समाज के अन्य लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात करें कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। तो राजनीतिक समाजीकरण वो है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानता है, जिससे उसमें राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक घटनाओं के विषय में उसका ज्ञान बढ़ता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक अनुकूल का पता चलता है। मतलब राजनीतिक संस्कृति की ओर उसका रुझान कैसा है ये पता चलता है। एक तरह से ये एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों में राजनीतिक मानदंडों, अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरणों को बिठाने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से हो सकता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को राजनीति का कितना ज्ञान है और राजनीति के प्रति उसके क्या विचार हैं, क्या विश्वास हैं, इन सबको ही राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। जैसे अभी हम बात करें कि हाल में G20 का सम्मेलन हुआ, भारत ने उसकी मेज़बानी की, तो तरह तरह से उसमें सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स भी और लोगों को आपस में बात करते हुए देखा जा सकता है। तो इससे क्या है, आम व्यक्ति का जो उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता उसको भी उसके विषय में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राजनीतिक समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। आमंड और सिडनी वर्बा कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों को बनाए रखा जाता है और उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। हर्बर्ट साइमन का कहना है, राजनीतिक समाजीकरण विभिन्न मध्यस्थ एजेंसियों के माध्यम से व्यक्ति द्वारा अपनी राजनीतिक स्थितियों से संबंधित प्रतिरूपों का अध्ययन है। डेनिस कवानाग का कहने अनुसार राजनीतिक समाजीकरण शब्द उस प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति आकर्षित होता है और उससे सीखता एवं विकसित होता है। डेविड ईस्टन कहते हैं, राजनीतिक समाजीकरण वह विकासशील प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं और अपने व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। अब हम देख लेते हैं राजनीतिक समाजीकरण की क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताओं में अगर हम देखें तो राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर सतत चलती है। मतलब जब से व्यक्ति संज्ञान होता है तब से लेकर वो वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ राजनीतिक गतिविधियों को सीखता रहता है। इसके अलावा ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर प्रकार के राजनीतिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। इसके अलावा इसका राजनीतिक संस्कृति से गहरा संबंध है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण व अगली पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही होता है। ये प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में होता है। इसकी प्रक्रिया औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। इसके अलावा यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इसका राजनीतिक परिवर्तन से भी गहरा रिश्ता है और राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी ये जारी रहता है। इसके अलावा ये सीखने की एक प्रक्रिया है जिसका पर्यावरण से गहरा संबंध है। यह राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता और भर्ती से अधिक व्यापक संकल्पना है। ये समाजीकरण की एक प्रक्रिया का ही अंग है और साथ ही साथ ये धीमे धीमे होने वाली प्रक्रिया है। अचानक से ही राजनीतिक समाजीकरण नहीं होता, उसके लिए कुछ समय लगता है। साथ ही साथ यह समाज और व्यवस्था को जोड़ने वाली एक कड़ी है। और अगर हम बात करें इसकी प्रथम इकाई की, तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रथम इकाई परिवार है।
राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का आधार होता है और राजनीतिक समाजीकरण ही सत्ताधारकों का जन्मदाता है। इसी आधार पर लोगों की सोच बनती है और उसी आधार पर वो किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपते हैं। तो इसलिए राजनीतिक समाजीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार के विषय में। तो सबसे पहला है प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीतिक मूल्यों, संस्कृति, विचार आदि को ग्रहण करता है तो उसे प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। जब राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जानकारी, अभिमुखीकरण और मूल्यों को जानबूझकर स्पष्ट रूप से संप्रेषण और संचारित किया जाता है तो प्रकट राजनीतिक समाजीकरण का जन्म होता है। तो इस प्रकार का राजनीतिक समाजीकरण कहाँ हो सकता है? शैक्षणिक संस्थाओं में। मतलब शैक्षणिक संस्थाओं में आपको अगर कोई चीज़ सिखाई जा रही है, वहाँ पर आपको राजनीतिक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, तो वो एक तरह से प्रकट राजनीतिक समाजीकरण होगा। जैसे कि चीन में माओ की जो विशुद्ध राजनीतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, उसका यही उद्देश्य है। चीन में इस तरह का पाठ्यक्रम आयोजित करके और उसको वहाँ के विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा दी जाती। इसी प्रकार से रूस में भी लंबे समय तक लेनिन और मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों को स्कूल और कॉलेज स्तर की शिक्षा में अनिवार्य अंग बनाया गया था। तो उससे क्या था, एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से लोगों को मार्क्सवादी विचारधारा और लेनिन के विचारधारा को स्वीकार करने की योग्य बनाया जा रहा था। मतलब इस तरह से उसको सिलेबस में शामिल करके उनके सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा था उसकी अच्छाइयों को, ताकि जितने भी युवा हैं वो लेनिन और मार्क्स के विचारों को स्वीकार करें। इन सभी का उद्देश्य प्रकट राजनीतिक समाजीकरण से ही है। मुख्य रूप से ये जो साम्यवादी देश हैं वहाँ पर इस तरह की प्रणाली पाई जाती है और इनमें शिक्षा के क्षेत्र में भी ये पूरे दल का नियंत्रण वहाँ पर होता है, साम्यवादी दल का। आपको पता होगा कि जितने भी साम्यवादी देश हैं वहाँ पर किसी अन्य दल या किसी अन्य विचार के लिए कोई स्थान नहीं होता, केवल एक ही राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है, साम्यवादी दल को। अन्य किसी दल को वहाँ पर सिर उठाने नहीं दिया जाता और ये अपेक्षा की जाती है कि वहाँ की जनता साम्यवादी दल के प्रति पूर्ण आस्था रखे और यही कारण है कि बचपन से ही वहाँ पर साम्यवादी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो प्रकट राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। एक तरह से इसमें जोड़ तोड़, छल योजना आदि पाया जाता है। शासन व्यवस्था में अगर थोड़ी बहुत कोई इसमें गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पर क्या हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्था खराब हो सकती है, जैसा कि रूस में हुआ था और 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन की जो प्रायोजित राजनीतिक समाजीकरण का अंजाम हुआ था वो सर्वविदित है। कहने का मतलब ये है कि उसको शिक्षा प्रणाली से अगर जोड़कर लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाए, फिर भी जब वो फील्ड में आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उसका ज्ञान हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर वो विरोधी बन जाते हैं। दूसरा है अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। जब क्या होता है, राजनीतिक अभिमुखीकरणों, प्रतिमानों और सत्ता संबंधों के प्रति मनुष्य की अभिवृत्तियों का निर्माण अपने आप होता है। मतलब वो लोगों की बातों को सुनकर, गतिविधियों को देखकर, खुद महसूस करके जब अपनी कोई धारणा बनाना शुरू करता है या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उसकी सोच बदलती है, तो ये एक तरह से क्या है, अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। इसमें प्रायोजित कार्यक्रम करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ती। इसमें ये जीवन भर चलता रहता है और ये धीरे धीरे परिवर्तित होता है, धीरे धीरे लोग सीखते हैं। इसके परिणाम जो होते हैं वो स्थायी और दूरगामी होते हैं। इसमें छल कपट, जोड़ तोड़ इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती और इस सब ना होने के कारण राजनीतिक संस्कृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। तीसरा है पुरातन राजनीतिक समाजीकरण। ये रूढ़िवादी राजनीतिक समाजों में पाया जाता है जो राजनीतिक जागृति और चेतना से हीन है। इसमें लोगों का रूढ़िवादी मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं से गहरा लगाव होता है।
इसलिए वो राजनीतिक सत्ता में शीघ्रता से बदलाव नहीं चाहते, बदलाव नहीं होता है। परंपरावादी होने के कारण इसमें व्यक्ति विशेष के पास ही राजनीतिक सत्ता रहती, मतलब किसी एक के प्रति उन्होंने आस्था बना ली, किसी एक के प्रति उनके मन में विश्वास जाग गया, तो वो फिर उसी में चले आते हैं। मतलब कि हमको किसी एक को ही सपोर्ट करना है, क्यों? क्योंकि वो इतिहास से ही चला आ रहा है, प्राचीन काल से उसने देश के लिए या जनता के लिए हितकारी कार्य किए हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है या इस प्रकार का जो समाजीकरण होता है वो पुरातन राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन का लोग विरोध करते हैं, आधुनिकीकरण को विद्रोह माना जाता है। इसके अलावा चौथा है आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण। ये सभ्य और उन्नत राजनीतिक समाजों में पाया जाता है। व्यक्ति को बाल्यकाल से ही राजनीतिक व्यक्ति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। राजनीतिक समस्याओं, राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि वो जब परिपक्व हो तो राजनीतिक सत्ताधारक बन सके। इसमें पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से ये ज्ञान प्रदान किया जाता है। इन साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य और विश्वासों में उसकी वृद्धि होती है और उसकी राजनीतिक चेतना और लगाव इस कदर बढ़ जाता है कि वह राजनीतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक समाजीकरण के और भी कई रूप हो सकते हैं, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, निरंतर और बाध्य रूप में संचालित होने वाले। लेकिन इनका संबंध कहीं ना कहीं जितने प्रकार हमने बताए हैं उससे जुड़ा हुआ है। जितने भी प्रकार हमने राजनीतिक समाजीकरण के बताए हैं वो कहीं ना कहीं उस सारी प्रक्रिया को समेटे हुए हैं। अब एक चीज़ तो तय है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया चाहे किसी भी माध्यम से हो, लेकिन प्रत्येक समाज में निरंतर बनी रहती है और इसको गतिशील बनाए रखने में बहुत सारे तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए हम देख लेते हैं राजनीतिक समाजीकरण के कौन कौन से अभिकरण हैं या कौन कौन से साधन हैं। इसमें सबसे पहला साधन आता है परिवार। परिवार व्यक्ति की पहली पाठशाला है। जितने भी सद्गुणों का विकास होता है, जो कुछ भी व्यक्ति सीखता है वो सबसे पहले अपने परिवार के माध्यम से सीखता है। और परिवार में बचपन में उसके साथ जो कुछ भी होता है उसका उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और उसी आधार पर उसका सामाजिकरण भी होता है और राजनीतिक समाजीकरण भी होता है। तो इस प्रकार परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अगर किसी परिवार विशेष की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बहुत आस्था है तो स्वाभाविक है कि उनके बच्चों में भी उस प्रकार की आस्था जागृत होती है। कोई अगर विद्रोही प्रवृत्ति का है तो स्वाभाविक है उसके मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना जागती है। तो परिवार राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कुछ भाग आज भी गांव में वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह से वो जुड़ नहीं पाए हैं। वहाँ आर्थिक विकास की समस्या है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास की समस्या होती है वहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण में परिवार या ग्रामीण समाज का कोई योगदान नहीं होता। क्योंकि अगर परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है तो लोग सिर्फ अपना जीवन यापन करने पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और राजनीतिक पहलुओं को नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि इसके लिए प्रत्येक गांव में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाती है और स्थानीय स्वशासन की वजह से परिवार कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ ही जाता है। तो इन सब चीज़ का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ग्राम पंचायतें होती हैं, पंचायतों की जो क्रियाकलाप होते हैं उसको वो देखते हैं, समझते हैं और उस आधार पर उनमें एक राजनीतिक समाजीकरण की प्रवृत्ति जन्म लेती है। दूसरा शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं का भी राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है। राजनीतिक घटनाओं का वो अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, राजनीति के प्रति उनके मन में लगाव या उनके मन में एक धारणा बननी शुरू हो जाती है। विद्यार्थी स्वयं फिर कहीं ना कहीं चुनाव में भाग लेने लगता है, नेतृत्व की भूमिका निभाने लगता है। तो इस प्रकार से वो इतिहास का अध्ययन करता है। जैसे हम बात करें हमारे देश की तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन वो करता है,
दल प्रणाली का अध्ययन करता है, स्वतंत्रता कौन कौन सी है उसको मिली हुई है उसका अध्ययन करता है, अधिकार क्या क्या हैं इसका अध्ययन करवाया जाता है, संविधान किस तरह से बनते हैं, कानून क्या है, किस तरह से कार्य करता है, विभिन्न प्रकार के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरह से है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस प्रकार से है उसका अध्ययन उसको कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से राजनीतिक समाजीकरण की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा होता है मित्र मंडली। अब बहुत सारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं शिक्षण संस्थाओं में, मोहल्ले में, गांव में, जहाँ पर वो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, गप्पे कर मारते हैं। तो इनमें एक तरह से अनौपचारिक एक समूह बना होता है जहाँ पर वो खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, या फिर किसी टीचर के द्वारा बताई गई कोई बात है, समाचार पत्र में पढ़ी किसी बात है, किसी बात को वो खुलकर चर्चा करते हैं और इस तरह की कुछ जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उन पर वो अपना विचार बनाना शुरू करते हैं। इसके अलावा चुनावी प्रचार में जुटे जो लोग होते हैं उनकी बातें सुनना, नारे लगाना, ये सारी चीज़ों को देख देख कर और सुन सुनकर उनका राजनीतिक समाजीकरण होता रहता है। अक्सर ये देखा जाता है कि पढ़े लिखे बच्चों में अनपढ़ों की अपेक्षा थोड़ा अधिक राजनीतिक चेतना होती है, क्योंकि वो उसका शैक्षणिक संस्थानों से अध्ययन करके आए होते हैं। इसके बाद है दबाव समूह, हित समूह। दबाव समूह क्या हैं? ऐसे समूह जो अपने हित की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव बनाते हैं, वो दबाव समूह हैं। अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं। इसके अलावा कृषकों, मजदूरों के, सरकारी कर्मचारियों के, व्यापारियों के, विद्यार्थियों की, महिलाओं के, सभी के अपने अपने समूह बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं जो समय समय पर अपने हित की पूर्ति के लिए शासन पर दबाव बनाते हैं। तो ये जो दबाव समूह होते हैं वो अपने क्रियाकलापों से, अपने प्रचार प्रसार से राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। उसके बाद है राजनीतिक दल। सबसे अहम भूमिका अगर हम देखें तो राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक दल की ही होती है, क्योंकि राजनीतिक दल जितनी रुचि राजनीतिक व्यवस्था में लेते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों में लेते हैं, उतना आम आदमी रुचि नहीं ले पाता। तो राजनीतिक दल क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता हासिल करना। तो सत्ता हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं? केंद्र से लेकर ग्रामीण इलाके तक अपने राजनीतिक दलों का जाल फैलाकर रखते हैं। मतलब हर जगह वो अपने कार्यकर्ता नियुक्त करके रखते हैं। तो ये कार्यकर्ता क्या करते हैं? व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं, उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके अलावा वो क्या बताते हैं कि हमारी पार्टी किस तरह से जनता हित में कार्य कर रही है, या फिर कौन कौन से कार्य वो कर सकती है। तो इस प्रकार से वो राजनीतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा है जनसंपर्क के साधन। जनसंपर्क के साधन अगर हम बात करें, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, और सबसे ज़्यादा आजकल क्या हो गया है, इससे भी बढ़कर है जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक गतिविधियों का बहुत प्रचार प्रसार होता है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ उनके राजनीतिक विचार कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, और एक तरह से कुछ ना कुछ ज्ञान उनको मिलता रहता है। इसमें दिक्कत केवल आती है, ये जनसंपर्क के जो साधन हैं वो साम्यवादी जो देश हैं वहाँ पर थोड़ा सा वो स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। ये साम्यवादी जो देश होते हैं वहाँ पर जनसंपर्क के साधनों का पूरा नियंत्रण सरकार के पास होता है, और सरकार अपने पक्ष में राजनीतिक अभिमुखीकरण के लिए इसका प्रयोग करती है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था, बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं जो राजनीतिक समाजीकरण का एक साधन बन गई हैं। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को नागरिकों की पसंद या नापसंद से जोड़कर इसका पता लगाया जाता है। अगर हम बात करें साम्यवादी सरकारों की, तो उनका सभी पर नियंत्रण होता है, जनसंपर्क के साधनों पर नियंत्रण होता है, शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण होता है, और वो पूरा अपने ही तरीके से काम करवाते हैं। लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर स्वतंत्र है सब कुछ, और स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर जनसंपर्क के जितने साधन हैं या फिर राजनीतिक व्यवस्था की जो गतिविधियाँ हैं, संगठन हैं, संस्थाएँ हैं, उनकी जानकारी लोगों को मिलती रहती है। आजीविका के साधन।
अब प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी आर्थिक क्रिया में जुड़ा हुआ है, किसी न किसी सरकारी या गैर सरकारी आर्थिक संगठनों में कार्य करता है अपने हित की पूर्ति के लिए। तो वहाँ पर भी कई तरह से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ जहाँ पर वो राजनीतिक समाजीकरण को सीखता है। जैसे अपनी कुछ माँग को लेकर हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, तोड़-फोड़ करना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं उसको राजनीतिक से जुड़ी जानकारी मिलती है। जैसे पावेल कहते हैं कि नौकरी और इसके इर्द-गिर्द औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, क्लब, मज़दूर संघ आदि राजनीतिक सूचना और विश्वास तथा मूल्यों से स्पष्ट रूप से ऐसे संचार संबंधी ये माध्यम है जो व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक भी राजनीतिक समाजीकरण का मुख्य साधन होता है। जैसे बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, गांधी जयंती मनाई जा रही है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, झंडा दिवस, और इसके अलावा राष्ट्रीय गीत होते हैं, राष्ट्रीय गान होते हैं। इन सब और बहुत सारे लोगों की जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, उन सब से कहीं न कहीं राजनीतिक अभिमुखीकरण होता है, बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है, लोग उसके बारे में जानते हैं, बच्चे उनके अतीत को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, उनके क्रियाकलाप को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण में परिवार, शिक्षा, मित्र समूह, जनसंपर्क के साधन, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विभिन्न समुदाय आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इन सारी संस्थाओं के माध्यम से ही, इन सारे साधनों के माध्यम से ही क्या हो सकता है, व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण हो सकता है। आज धर्म के नाम पर राजनीतिक अभिमुखीकरण करना एक आम बात हो गया है, और आर्थिक साधनों के अभाव में कई बार राजनीतिक समाजीकरण के साधन संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर पाते और अपने लक्ष्य से पिछड़ जाते हैं। ज़्यादा करके यह समस्या विकासशील देशों में आती है।